तो अब हम लोगों का पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया, तो हम लोग जो है पास्ट ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अभी जो सबसे रिसेंट वाला है, इसके बाद हम लोग पास्ट ईयर का और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले अभी जून 2025 में जो आया था तुम्हारा क्वेश्चन, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का आज करेंगे, फिर कल जो है स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमेटिक्स का करेंगे। तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन में इस बार इजी ही था, कोई हार्ड नहीं पूछा था। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा आ रहा है ना, वो क्या बोल रहा है कि if the value of Keynesian multiplier है ना is 4, which of one of the following corresponding saving function। तो बोल रहा है कि अगर मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो केंसियन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को दिया हुआ है, तो तुम बताओ कि उससे मिल के साथ वाला मतलब जो है तुम्हारा कौन सा सेविंग फंक्शन से वो मैच कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जो भी मल्टीप्लायर होता है तुम्हारा केंसियन वाला, तो के इज इक्वल टू 1/1 - MP c इक्वल्स टू 1/1 MP s। तो ये होता है। ठीक है, अब के तुमको दिया हुआ है और तुमको MP s चाहिए, क्योंकि सेविंग फंक्शन है। कंजम्पशन फंक्शन होता तो तुमको चाहिए होता MP c। तो सीधा इसको 1/MP s करो, इससे तुम MP s का वैल्यू निकालोगे। तो ये 1/4 इज इक्वल टू 0.25। अब तुम देखो कि इन चारों ऑप्शन में 0 पॉइंट जो है तुम्हारा जो सेविंग फंक्शन होता है, तो सेविंग फंक्शन का क्या होता है, माइनस तुम्हारा जो भी ए प्लस तुम्हारा जो भी उसका जो एमपीएस होगा, एमपीएस इंटू वाई डी, है ना, डिस्पोजेबल इनकम। तो इससे मिलता जुलता एमपीएस 0.25 कहाँ पे आ रहा है, तो देखो। तो पहला वाला में 0.4 है, दूसरा में 0.75 है, तीसरा में 0 तुम्हारा 25 है। यही हमको मैच करेगा, तो आंसर हो जाएगा 3। तो इट वॉज वेरी इजी, बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, क्लियर है ना, सबको समझ में आ गया ना, कोई प्रॉब्लम तो इसमें तो नहीं है। सर एक बार और सर रिपीट कीजिएगा थोड़ा सा नीचे। क्या रिपीट करना है इसमें, इसमें तो एमपीएस निकालना है। एमपीएस निकाले 0.25, और जो मैच करेगा एमपीएस, एमपीएस ये है, ये फॉर्मूला के हिसाब से। तो 0 जो है तुम्हारा 25, तो जो हम एमपीएस 0.25 जो मैच करेगा वही होगा। ठीक है, क्या प्रॉब्लम, इसमें दिक्कत क्या है, और सर 12 कहाँ से आया इसको देखना नहीं है। उसको क्यों देखेंगे, क्या मतलब। ओके सर। ओके सर। हमको तो एमपीएस मैच कर रहा है, वो तो 12 13 का कहीं दिखा हुआ है कुछ। तो यही पर स्मार्ट टाइप का सोचना पड़ेगा ना। वो 12 13 देख के फिर तो हो गया, तब तो करने लगे हम। ठीक है, द मार्जिनल propensity टू कंज्यूम इज 0.8, एंड द इनिशियल इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू बाय द गवर्नमेंट इज ₹100। ठीक है, तो बोल रहा है कि तुमको क्या है, एमपीसी गिवन है, एमपीसी इक्वल्स टू 0.8। ठीक है, और बोल रहा है कि तुमको जो है, जो टैक्स रेवेन्यू जो है चेंज किया है, चेंज इन टैक्स, है ना, जो तुम्हारा जो टैक्स रेवेन्यू जो गवर्नमेंट जो है चेंज किया है, ये है 100। ठीक है, तो बोलता है कि इम्पैक्ट ऑफ नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम में इम्पैक्ट क्या हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको टैक्स एंड मल्टीप्लायर यहाँ पर निकालना है। तो टैक्स मल्टीप्लायर जो होता है, इसी से ना पता चलेगा कि हमको कितना टैक्स मल्टीप्लाई होगा। तो टैक्स मल्टीप्लायर चाहिए, इसको हम लोग बनाते हैं के टी से, है ना, के टी, एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस एमपीसी डिवाइडेड बाई एमपीएस होता है ना, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर एमपीएस दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एमपीसी इज इक्वल टू 1 - एमपीसी। ठीक है, क्योंकि हमको एमपीएस तो नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -0.8 डिवाइडेड बाई 1 - 0.8, एंड दैट विल इक्वल्स टू 0.8 डिवाइडेड बाई 0.2, और ये हो जाएगा -4। ठीक है, इसका मतलब क्या हो,
इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एवरी रूपी इंक्रीज इन टैक्स नेशनल इनकम विल गोज डाउन बाय 4 रुपीज। टैक्स मल्टीप्लायर का यही मतलब है, ठीक है ना। तो फॉर एवरी इंक्रीज, मतलब 1 रुपी इंक्रीज इन टैक्स, दो नेशनल इनकम माइनस चुकी है तो गोज डाउन बाय 4 रुपीज, ठीक है ना। तो ये -4 है। तो अब हम लोगों का इंक्रीज, टैक्स इंक्रीज कितना हुआ है, तो टैक्स तो वो क्या हो जाएगा, जो नेशनल इनकम जो हम लोग का चेंज इन इनकम, इसको हम लोग लिखेंगे चेंज इन इनकम, जो भी नेशनल इनकम जो भी है उसी पे, है ना। तो ये क्या होगा, तो ये इज कैलकुलेटेड बाय, है ना, मल्टीप्लाइंग, इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग, तो तुम्हारा किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो टैक्स मल्टीप्लायर था, है ना, वो से चेंज इन तुम्हारा टैक्स रेवेन्यू, मल्टीप्लाइंग टैक्स मल्टीप्लायर बाय चेंज इन टैक्स रेवेन्यू। तो ये मतलब तुम्हारा जो है डेल्टा वाई इज इक्वल टू के टी इंटू चेंज इन टी। तो ये क्या हो जाएगा, के टी हम लोग निकाले थे क्या, 4 - 4, और टी जो था वो 100 था, तो ये क्या हो जाएगा -400। मतलब नेशनल इनकम विल डिक्रीज बाई 400, ठीक है। क्योंकि टैक्स मल्टीप्लायर का मतलब क्या है कि फॉर एवरी रूपी इंक्रीज इन ए टैक्स नेशनल इनकम गोज बाय दैट टैक्स मल्टीप्लायर अमाउंट। तो यहां पर 4 था, तो 1 रुपया इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर 4 रुपया नेशनल इनकम नीचे जाएगा। तो 100 रुपया इंक्रीज किए, है ना, यहाँ पर क्या ना 100 रुपीज, तो 100 रुपीज इंक्रीज करेंगे तो हमको 400 का जो है वो नीचे आएगा माइनस, तो आंसर क्या हो जाएगा 3। तो तुमको इसके लिए टैक्स जो मल्टीप्लायर उसका कॉन्सेप्ट है, उसका फॉर्मूला क्या बोल रहा है, इंटरप्रिटेशन इज इंपॉर्टेंट, जो कि इकोनोमेट्रिक्स में तुम लोग को सिखाते हैं, क्या बोलता है उसका मतलब क्या है, जो भी निकाल रहे हैं उसका मतलब, ठीक है। तो क्लियर है। जी सर। सेकंड जो ये वाला आया है, ये पूछा है तुमको, assume the rate of investment is described by a function IT is equal to 12t to the power 1 by 3 and capital stock K is at 0 is equal to 25. Find the time path of the capital stock K. तो कैपिट K का जो है टाइम पाथ निकालना है, मतलब तुमको निकालना है के टी, है ना, टी पर डिपेंड कर रहा है, आई टी है, इसका के टी का टाइम पाथ तुमको जो है ये निकालना है, ठीक है। तो अब यहां पर जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएगा, ठीक है ना, डिफरेंस नहीं क्योंकि तुम्हारा पावर में है, तो आईटी, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बने, तो इसमें क्या बनेगा, तो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, मतलब द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट आईटी जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये है तुम्हारा रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट आईटी, है ना, ये आईटी है ना, इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपिटल पर स्टॉक विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, है ना, इज रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपिटल स्टॉक विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, है ना, ये है, ये चीज को बोलता है। तो मतलब तुम इन्वेस्टमेंट को डिफाइन कैसे करते हो कि आई टी इज ए रेट ऑफ चेंज ऑफ डी के बाई डी टी, समझे, ऐसे डिफाइन करते हैं। तो ये जो है बनाएगा, दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो तुमको क्या दिया हुआ है, गिवन, है ना, आई टी इक्वल्स टू 12 टी टू द पावर 1 by 3 दिया हुआ है,
ठीक है। तो इसके हिसाब से जो इक्वेशन बना है, जो इस हिसाब से, तो इक्वेशन विल बिकम, सो इक्वेशन विल बिकम कैसा बनेगा, dk/dt इक्वल्स टू 12t⁻⁴ ठीक है, इसे तुमने लिखा है। अब तुम ये जो तुम्हारा बना है ना, तो अब इसको जो है तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया है, तो अब इसको तुमको सॉल्व करना है। तो इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। तो इसके लिए पहले तुमको अरेंज कर लो, तो इधर डी के इक्वल्स टू 12t1/3 dt। अब ये तुम्हारा अरेंज हो गया, ठीक है ना। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल प्रिंसिपल से हम लोग इसको अलग किए, जो सब सॉल्व करते हैं तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये वाला जब आया तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है। अब इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी के इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 12t1/3 dt, है ना। अब इसको जो हम लोग करेंगे, तो अब क्या करेंगे कि ये इंटीग्रेट होगा, तो ये इंटीग्रेट होके ये जो बनेगा, ये बनेगा के टी। और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अभी हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा दिस t⁻⁴ dt, ठीक है। अब इसको हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी, और t⁻⁴ +1/1 +1 + c, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12t⁻, क्या हो जाएगा तुम्हारा, 4/3, 4/, और नीचे भी 4/3 +c। तो ये हो जाएगा 12 × 3/4 t⁻⁴ +c। और ये इससे 3 बार कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 9t⁴ ठीक है। ये आएगा तुम्हारा के टी। लेकिन तुमको दिया हुआ है k0 टू गिवन दिया हुआ है क्या, k0 = 25, ठीक है। तो ये दिया हुआ है तुमको 25, दैट मीन्स दैट इज, मतलब ये के, मतलब जब t = 0 होगा तो इसमें जीरो पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स k0 = c। तो c की जगह 25 लिख दो, तो के टी इक्वल्स टू 9t⁴ +25, ठीक है ना। दिस इज योर टाइम पाथ, यही तुम्हारा टाइम पाथ, ठीक है। दिस इज योर टाइम पाथ। तो इससे जो भी ऑप्शन मैच करेगा, दिस इज टाइम पाथ ऑफ, किसका टाइम पाथ पूछ रहा है तुमको, कैपिटल का, है ना, कैपिटल स्टॉक, टाइम पाथ ऑफ कैपिटल स्टॉक। तो इससे जो है 9/9 t⁴ + 25 जो होगा वही होगा, यही देखो सेकंड वाला ऑप्शन। तो तुम्हारा आंसर क्या हो गया, सेकंड, ठीक है। तो ये तो सिंपल था, अगर तुम डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक जानते हो तो यू कैन मेक इट। और ये हम क्लास में बहुत अच्छा से पढ़ाए हैं, तो इसका तो अगर तुमसे नहीं बनेगा तो ये तो ये का बात है। दूसरा है, हर साल अच्छा से पढ़ाते हैं, अब पढ़ के नहीं जाओगे तो हम क्या करेंगे। ये वाला तो हम क्लास में भी बनाए थे, लेकिन फिर से बना देते हैं। ये दिया हुआ है कि तुम्हारा जो है इनमें से मैच करना है, ठीक है। तो अलग अलग करके हम लोग इसको जो है इंटीग्रेट करेंगे, और फिर अलग अलग इंटीग्रेट करके फिर हम लोग ऐसा देखेंगे कि कौन किससे मैच कर रहा है। तो यहाँ पर जो पाई है, π/2 है, तो ये मतलब है कि हमको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है इसमें यूज हुआ है, कोई फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आया है, कभी tan साइन कॉस कॉट सेक कुछ होगा, तभी जो है इसको आया। तो अब हम लोग देखते हैं बारी बारी से कि क्या है इसका। तो जो पहला क्वेश्चन जो था हम लोगों का है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to ∞ 1/1 + x। तो ए है ना वो शायद, यस, ए है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to ∞, है ना, 1/1
वन प्लस एक्स स्क्वायर dx ये दिया होगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर dx जो होता है वो होता है tan इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला है, दिस इज फॉर्मूला। तो अब इसके हिसाब से हमको इस पे सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x और 0 to ∞। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा तो इसको हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, ये आएगा। जब इंफिनिटी और जीरो का उसका जो है डेफिनेट इंटीग्रल है तो उसका वैल्यू को पुट कर देंगे। तो अब क्या है कि tan इनवर्स इंफिनिटी इसका वैल्यू जो होता है वो π/2 होता है, और tan इनवर्स जीरो का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, π/2 माइनस 0 इक्वल्स टू π/2। ठीक है, अब देखो कोई ऑप्शन में दिया हुआ है तो a का 3 होगा। ठीक है, तो हमारा a का 3, ये मैचेस विथ। ठीक है, तो ये हो गया। बी, बी में क्या बोल रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 to ∞ 1/√x dx। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to ∞, है ना, 1/√x dx, ये दिया हुआ है, इसको हम लोग को निकालना। ठीक है, तो अब इसको हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 ∞, एक्स का पावर हाफ होता है इसका मतलब, इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x⁻⁻ ½ dx हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रूट एक्स मतलब क्या, रूट एक्स इज x⁻½ और 1/x इज इक्वल टू x-1। तो 1/√x मतलब क्या हो जाएगा, x⁻⁻½ ऐसे लेके आए। तो इसको हम कर दिए, अब इसको हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x⁻⁻½ +1 डिवाइडेड बाई -½ +1, 0 से इंफिनिटी आ जाएगा। इसको करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा x⁻½ डिवाइडेड बाई हाफ। इसको तुम लिख सकते हो 2x⁻½ 0 इंफिनिटी। ठीक है, 2 बाहर निकल जाएगा, ये इंफिनिटी और 0 हो जाएगा। इसको तुम सॉल्व करोगे। सर इन्फिनिटी 1 है, अच्छा, 0 नहीं 1 है, था। ठीक है 1 कर लो, कोई बात नहीं, 1 1 1, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2, है ना, इंफिनिटी टू दी पावर तुम्हारा हाफ -1 टू दी पावर हाफ। ठीक है, तो अब इंफिनिटी टू दी पावर हाफ में से अगर तुम एक घटा दो इंफिनिटी का आधा, इंफिनिटी अपने ही बड़ा नंबर है, उससे भी बड़ा नंबर बड़ा ही आ जाएगा, तो ये इंफिनिटी ही हो जाएगा, दिस इज इंफिनिटी। अब इंफिनिटी मतलब वैल्यू इंफिनिटी में आया, है ना, इसका मतलब वो डाइवर्जेंट है। तो क्या होगा, सिंस वैल्यू कम्स इन इंफिनिटी इट इज डाइवर्जेंट। तुमको कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट पता है, डाइवर्जेंट मतलब दूर चला जा रहा है, इसका मतलब है देयर फोर, है ना, उसका जो तुम्हारा जो है क्या कहते हैं इंटीग्रेशन, इट डज नॉट एक्सिस्ट, देयर फोर इट डज नॉट एक्सिस्ट। ठीक है, तो इसका जो है बी का जो होगा, अब देखो जो भी होगा डज नॉट एग्जिस्ट वाला वही होगा, तो ये क्या हो गया, बी का 1। तो बी का 1 इट डज नॉट एग्जिस्ट, तो बी वाला बी का जो है वो 1 हो जाएगा, इट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, उसके बाद
उनको आ रहा है सी। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या ए का 3 और बी का 1, ए का 3 और बी का 1, देखो यहाँ पर इसके अलावा कोई ऑप्शन में ए का 3 बी का 1 नहीं है। तो दो ही अगर हम बना लिए कॉन्फिडेंटली, तो दो तो बनाने की जरूरत ही नहीं। अब हम चार बना के उसको हम समय बर्बाद करेंगे। ठीक है, अगर हमको कॉन्फिडेंस है कि यही दो में से मेरा हो गया, तो हम चार बनाएंगे ही नहीं। ठीक है, हम बना दे रहे हैं, अलग बात है, लेकिन एग्जाम हॉल में हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। दो में हो गया इवन, तो इसी से हमको आंसर मिल गया। तो ये वाला दिमाग हमेशा तुम अगर कॉन्फिडेंट रहोगे तो ये चीज करने के लिए देता है, इसलिए चॉइस ऐसा देता है कि तुम दो बना के तुम्हारा हो गया, तो पहला दो बनाए हो गया, तुम 3 और 1 आ गया, कौन हो गया, खत्म। ठीक है। सी, सी क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन, 1/4 dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन, 1/x4 dx, है ना, यही है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, दैट मीन्स इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन, x⁻⁻⁴ dx। ठीक है। अब इसको तुम करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू x⁻³ अब हम वो नहीं कर रहे हैं, जान लो, क्योंकि -4 + 1 -3 + 1 तो वही हो जाएगा, तो सबसे बेसिक है। और ये हो जाएगा -1 से माइनस इंफिनिटी। ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम। तो इसमें से -1/3 तो बाहर निकाल लो सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा, -1/3 जो है हम बाहर निकाल लिए। अब क्या हो जाएगा, सॉरी, x⁻³ ठीक है, और माइनस इंफिनिटी टू -1। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं -1/3, 1/x³ माइनस इंफिनिटी -1। तो आगे हम लोग लिख सकते हैं तुम्हारा -1/3। अब इसका वैल्यू पुट कर दो, 1/-1 का क्यूब -1/-इंफिनिटी का क्यूब। ठीक है, तो -1/3 और ये हो जाएगा तुम्हारा -1, क्योंकि 1 का क्यूब करोगे -1 - 1 - 1 हो जाएगा, और 1/-1 -1 हो जाएगा, और दिस 1/इंफिनिटी इज जीरो, तो उसका 1/इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का क्यूब भी जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो। तो आंसर हो जाएगा 1/3। तो सी का मैचिंग होगा जहां पे 1/3 होगा। तो सी का मैचिंग है कौन सा, सी का मैचिंग 2 है। ठीक है, तो सी का मैचिंग बिल्कुल। अब लास्ट बच गया है तुमको डी, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, 1/1 + x², जो शुरुआत में किए थे। तो हम लोग यही जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² dx इज इक्वल टू tan−1 x + c। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, तो टैन, जो टैन का बिहेवियर है वो जीरो के पहले दूसरा, जीरो के बाद दूसरा। ठीक है, तो इसको दो बार में तोड़ना पड़ेगा तुमको। तो दैट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ -∞ to 0 1/1 + x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to ∞ 1/1 + x² dx। ठीक है, अब -∞ to 0 वाला जो है, इसको हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan−1 x -∞ to 0 और प्लस
tan इनवर्स एक्स, है ना, 0 to infinity। ठीक है, तो दो वैल्यू आएगा, तो एक आ जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी, और इसका हो जाएगा tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। इसका तो हम लोग पाई बाई टू निकाले ही थे, तो क्या होता है tan इनवर्स तुम्हारा इंफिनिटी होता है पाई बाई टू, tan इनवर्स 0 होता है 0, और tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी ये माइनस पाई बाई टू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 माइनस माइनस पाई बाई टू प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा पाई बाई टू माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा प्लस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू इज इक्वल टू पाई हो जाएगा। तो डी का मैचिंग हो जाएगा हमारा पाई, तो डी का 4, तो डी का 4। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों का ऑप्शन 3 ही क्या होगा, डी का 4, सी का 2, बी का 1 और ए का 3। तो ये ऑप्शन सही होगा। तो दो ही बनाना था, कोई भी दो बनाते ना तुम तो बन जाता, कोई भी दस, चारों के चारों बनाने का कोई जरूरत नहीं था। तो ये बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि पागल ऐसा सब काम नहीं करना है। एग्जाम होटल हॉल में बहुत इंपॉर्टेंट है कि शॉर्टकट करना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम शॉर्टकट में सब बनाए। ये पागल ऐसा हम जो है सब कुछ बनाने के चक्कर में नहीं रहे, और कुछ क्वेश्चन जो है जो एकदम समझ में नहीं आए उसको छोड़ के चले जाएं आगे। जिद न करें, जिद न, जिद करेंगे फंस जाएंगे। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ लैंग्वेज मल्टीप्लायर का। ठीक है, यूटिलिटी फंक्शन दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू, तो यूटिलिटी का वैल्यू निकालने को बोला है कि क्या आएगा यू का वैल्यू। तो एक तरीका तो क्या है कि तुम एक्स का वैल्यू वाई का इसमें से निकाल के, ठीक है ना, एक तरीका तो ये उसको निकाल दो। दूसरा क्या होता है कि लैंग्वेज मल्टीप्लायर का यूज करके हम लोग जो है इसको बना रहे, दोनों तरीका में से करते हैं। तो हम लैंग्वेज मल्टीप्लायर का यूज करते हैं। तुम क्या करना, अपने से प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना कि यहाँ पर से तुम y का वैल्यू निकालना। तो y इज इक्वल टू तुमको आ जाएगा 4x+1। ठीक है, अभी 4y के जगह पे 4x+1 यहाँ पर पुट करके तुम x और y का वैल्यू तुम लोग निकल जाएगा यूटिलिटी के ये में, तुम उसको बना सकते हो, ऐसा तरीका है। लेकिन हम लोग लैंग्वेज मल्टीप्लाई से बनाते हैं, दिस यू ये कैन डू। बहुत लेंदी बना था। एग्जाम में बहुत टाइम ले लिया था ये क्वेश्चन, मेरा तो 20 मिनट्स लग गया था इसमें, फिर भी नहीं बना। नहीं ठीक है, बनेगा, कोई दिक्कत, ये सब बात नहीं करने का। तो लैंग्वेज बनाने के लिए हमको क्या चाहिए कि यूटिलिटी फंक्शन तो है ही, इसको हम लोग को अरेंज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 - 4x+y = 0। ठीक है, बजट कंस्ट्रेंट को हम लोग इस टाइप से बनाते हैं। तो लैंग्वेज मल्टीप्लायर अगर हम लोग बनाएंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6x² + y² प्लस लैम्डा, और उसके बाद 1 - 4x+y, दिस इज। अब इसको क्या है कि डिफ्रेंशिएट करेंगे डेल एल बाई डेल एक्स, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 12x माइनस 4 लैम्डा, एंड दैट इज इक्वल टू 0। इससे हम लोग का बन जाएगा तुम्हारा 12x = 4 लैम्डा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 माने। फिर डेल एल बाई डेल वाई करोगे तो 2y माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2y = लैम्डा। इसको इक्वेशन 2 मानो। फिर डेल एल बाई डेल लैम्डा करोगे तो 1 - 4x+y, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन 3 मान दो। ठीक है, अब ये बन गया है। तो अब क्या करोगे कि यहाँ पर तुम इसी में, हम तो यहीं पर बगल में कर देते कि बनाने के लिए, तो हम इसमें बगल में ही कर देते हैं। तो इसमें करोगे क्या, 1/2, इक्वेशन 1 को इससे 2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 12x/2y = 4 लैम्डा/लैम्डा। ठीक है, इसको करोगे लैम्डा लैम्डा कट जाएगा, तो 12x = 8y
और x इज इक्वल टू 8/12 y। ठीक है। सर हाँ इसमें y के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन किया उसमें प्लस ना होगा 2y प्लस लेमडा। हाँ हाँ प्लस होगा, सॉरी गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ प्लस होगा, प्लस सॉरी। तो 2y इज इक्वल टू माइनस लैम्डा है ना, यहाँ पे आ रहा है माइनस लैम्डा। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ माइनस कर सकते हो तुम, माइनस लिख दो इसको। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये क्या आ जाएगा, तुम ठीक बताए, तो इससे क्या हो जाएगा हमारा -8 है ना, -8y। और ये क्या हो जाएगा -8/12y। ठीक है, ये हम लोग इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, है ना। पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा 1 - 4 इंटू तुम्हारा -8/12 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये 4 से कटेगा तो ये प्लस हो जाएगा। और 4 3 जा 12, तो 8/3 y प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको करोगे तो आगे हो जाएगा तुम्हारा 3 + 8y प्लस 3y डिवाइडेड बाई 3 = 0। और इसको अब हम लोग करेंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 3, तो 3 प्लस तुम्हारा ये क्या होगा 11y = 0। तो y = -3/11। ठीक है, तो उससे फिर तुम x का वैल्यू निकालोगे, तो x = -8/12, y = -8/12 इंटू -3/11, है ना। तो कुछ कटेगा 3 4 4 2 2/11। ठीक है, तो तुमको एक्स और वाई का वैल्यू मिल जाएगा। यूटिलिटी फंक्शन ये जी, और क्या यूटिलिटी फंक्शन है तुम्हारा 6x² प्लस वाई, 6x² प्लस y²। तो 6 × x जो है 2/11 का स्क्वायर प्लस y जो है -3/11 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 × 4/11 प्लस 9/11। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 24 और 9 33 बाई 121, सर 121 होगा 11 बाई 121। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 3/11। तो आंसर आ गया तुम्हारा 3/11। तो अगर जो भी चॉइस में 3/11 होगा वो होगा सेकंड चॉइस। ठीक है, आंसर थी। तो नहीं, ऐसा नहीं है, अगर हम जानेंगे तो बने, है। ऐसा कि नहीं कि नहीं बनता है। तो कहीं ना कहीं जो है वो बस जानना चाहिए कि हमको स्टेप में क्या क्या लेना है, तो इट विल बी सॉल्व। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो है इंटीग्रेशन। तो ये फिर हम क्लास में सॉल्व करा दिए हैं, ये भी बहुत आसान है। तो इसको क्या करना है हमको, इंटीग्रेट x+3/x+5 dx। तो तुम क्या करो कि कोशिश करो कि ऊपर में भी x+5 कर देते हैं, उसमें से 2 कर देते हैं, डिवाइडेड बाई x+5 डी। तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 - 2/x+5
dx, और इसको हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 5 dx, और ये हो जाएगा x माइनस 2 लॉग मॉड x प्लस 5 प्लस c। तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन मैच कर। तो दिस इज इजी, मतलब तुम बनाए हो, प्रैक्टिस किए हो, तो इट्स वेरी। तो इंटीग्रेशन का प्रैक्टिस तो हम लोग अच्छा खासा किए हैं इस बार, और पहले भी किए थे। तो बस प्रैक्टिस करना है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। पहले तो फॉर्मूला लगाएंगे, फिर फॉर्मूला में नहीं लगेगा तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, रैशनलाइज करके देखेंगे रूट रूट में। उससे नहीं होगा तब हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। इन सब में से नहीं हो रहा है तब जाके हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। ठीक, तो ये सारा करेंगे। एक पार्शियल फ्रैक्शन भी है लेकिन वो बहुत लेंदी है, उसको हम लोग ना करें। तो ये आसान था, फिर ये आसान क्वेश्चन था। अभी देखो ये पूछा है तुमको, और गेम थ्योरी में हम बहुत बढ़िया पढ़ा है। तो इस क्वेश्चन में तुम देखो कि प्लेयर वन और प्लेयर टू है, ठीक है। तो पहले तुम ध्यान से देखो कि हम तुमको क्या बोले थे। पहले देखो कि ईच प्लेयर वन इज हैविंग ए डोमिनेंट स्ट्रेटजी, ई प्लेयर टू हैव ए डोमिनेंट स्ट्रेटजी, ठीक है ना। और उसके बाद फिर नैश इक्विलिब्रियम। तो अब तुम देखो कि प्लेयर वन के पास क्या है। तो अब यहाँ 3 दे दिया, उसे कोई कंफ्यूजन का जरूरत नहीं। हम येलो ले रहे हैं प्लेयर वन, ठीक है। तो अभी देखो कि प्लेयर वन जब एल वो स्ट्रेटजी, ये वाला स्ट्रेटजी वन जो ऊपर में जो दिया हुआ है, इसमें क्या है, वन जो है वो किसका है, प्लेयर वन का। हमेशा जो इस साइड में रहता है उसका पहला वाला रहता है, और दूसरा वाला प्लेयर टू का है। तो ये पहचाना तो सीखो। तो ये जो येलो येलो जितना है, ये प्लेयर वन का स्ट्रेटजी है, ठीक है। और ये जो ब्लू ब्लू जितना है, ये सब प्लेयर टू का अपना चाल चलेगा वो। तो अगर अब हम लोग प्लेयर वन का बात कर रहे हैं तो केवल येलो को देखेंगे। और बी के प्लेयर टू के पास 2 गो स्ट्रेटजी है, एल और आर। और प्लेयर वन के पास 3 स्ट्रेटजी है, टी एम बी, है ना। तो ये अंतर है। तो अब देखो कि जब वो प्लेयर टू एल स्ट्रेटजी चल रहा है, तो सबसे फायदा जो है वो किस में है, प्लेयर वन को बताओ। अगर प्लेयर टू एल स्ट्रेटजी चल रहा है तो 1 2 3 यही इसका स्ट्रेटजी है, उसमें से सबसे बढ़िया कौन है 1 2 3 में, बी। मतलब बी। 3 मतलब बी, यस राइट बी। तो दिस इज द स्ट्रेटजी, ये उसका बढ़िया स्ट्रेटजी है, सबसे बेस्ट। उसी तरह अगर ये आर चल रहा है स्ट्रेटजी, तो उस समय 0 1 2 में बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सा है उसके पास, उस उसमें भी बी है। बी है, टू है। तो इसके कुछ भी चले, वो एल चले चाहे आर चले, है ना। प्लेयर वन हैज डोमिनेंट स्ट्रेटजी बी, उसके पास डोमिनेंट स्ट्रेटजी है तो वो बी ही चलेगा। तो बी जो है ये चलेगा, कोई कुछ भी चले उससे कोई फर्क नहीं, उसका डोमिनेंट स्ट्रेटजी है, ठीक है वो क्या। अब हम लोग प्लेयर बी के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो बी को हम लोग ग्रीन से देखते हैं। अब देखो अगर टी चल रहा है तो उसके लिए फायदेमंद कौन है, 5 और 3 में। प्लेयर वन टी चल रहा है तो 5 और 3 में अच्छा कौन है, 5। 5 है, ठीक है। अगर तो ये 5 उसके लिए है, मतलब वो चलेगा, वो अपना एल स्ट्रेटजी चलेगा। अच्छा 6 और 4 में कौन अच्छा है, जब वो एम चल रहा है तो 6 6, ठीक है ना। तो वो तुम्हारा एल ही चल रहा है। और 7 और 2 में उसको क्या चल रहा है, वो 7 7। तो प्लेयर बी, प्लेयर टू हैज डोमिनेंट स्ट्रेटजी, क्या है उसका डोमिनेंट स्ट्रेटजी, एल, ठीक है। तो ये बी चल रहा है और ये एल चल रहा है, तो नैश इक्विलिब्रियम कहां पर आया, जहां पर दोनों चलेगा, कहां पे आएगा नैश इक्विलिब्रियम, बी एल। बी एल। बी एल मतलब तुम्हारा 3 7 इज ए नैश इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये तुम कहानी, ये
नीचे में क्वेश्चन क्या पूछा है उसको बिना ध्यान में रखे हुए ये पहला तुम अपना काम करो, उसके बाद देखोगे क्या है। प्लेयर वन हैज टू स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड स्ट्रेटजी, राइट, ये करेक्ट जी सर। है ना? टू है, कि वन है? सर 2 है ना? तो इसीलिए तुम्हारा जो है इसका आंसर ए इज राइट क्वेश्चन, है ना, ये तो राइट होगा। नन ऑफ स्ट्रेटजी ऑफ प्लेयर टू आर वीकली डोमिनेटेड, ठीक है, नन ऑफ स्ट्रेटजी टू आर वीकली डोमिनेटेड। अब बोल रहा है कि उसका जो दो स्ट्रेटजी है उसमें से कोई भी दो जो है ना, वो वीकली डोमिनेटेड है। तो देखो उसका प्लेयर टू का स्ट्रेटजी तुम्हारे पास क्या है, एल और आर। एल और आर जो है उसका जो है तुम्हारा स्ट्रेटजी है, ठीक है। अब वो एल आर आर में देखें कि वीकली स्ट्रेटजी, उसको तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी है, तो वीकली का क्या मतलब, उसको तो स्ट्रॉन्ग है, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है। स्ट्रेटजी टी वीकली डोमिनेट स्ट्रेटजी बी, टी जो है बी को डोमिनेट करता है, ऐसा कहीं दिख रहा है कि तुम्हारा जो है 1 इसका है, इसका 3 है, 5 है, इसका 7 है, 0 है, इसका 2 है, 3 है, इसका 2 है। तो मैग वीकली कैसे डोमिनेट कर रहा है? डोमिनेट तो बी ही कर रहा है, ए कहाँ कुछ कर रहा है, टी कहाँ कुछ कर रहा है। इसको तो एक ही जगह पर 3 छोड़ दे जाए उसको जो, बाकी सब में तो यही डोमिनेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी गलत है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि स्ट्रेटजी एम ऑफ प्लेयर वन विल नेवर बी यूज्ड इन नैश इक्विलिब्रियम। सही बात है, वो कहा नैश इक्विलिब्रियम तो हम लोग बी और एल लेके आए, तो कभी नहीं होगा, तो ये बात सही बोल रहा है। और स्ट्रेटजी एम स्ट्रिक्टली डोमिनेट स्ट्रेटजी टी, तो एम जो है वो टी को डोमिनेट कर रहा है। देखो एक है तो दो है, 5 है तो 6 है, 0 है तो 1 है, 3 है तो 4 है, स्ट्रिक्टली डोमिनेट कर रहा है। सब एक एक मूव में वो सब ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, E। तो ए डी ई ये जो है इसका आंसर, आंख बंद करके आंसर दिया भी है, समझे? तो पहले तुमको ये 3 क्वेश्चन करना है, पहले तो तुम ये करके बैठे रहोगे तब तुमको पढ़ने में अच्छा लगेगा, तब तुमको समझ में आएगा। इसे टिक उक किए रहोगे तो तुमको आसान से समझ में आएगा, और तुम है सो एकदम उसका सही ये है। जैसे ही तुमको क्वेश्चन मिला जो रफ सीट में, तुरंत से जो है तुम टेबल बना दोगे, और उस टेबल में ये 3 क्वेश्चन जो हम बताए हैं 1 2 3 इसका आंसर करोगे, और उसके बाद क्वेश्चन देखने जाओगे, तुमको मैक्सिमम चांसेस है कि 100% सही करके आओ, कभी गलती नहीं। बाकी थोड़ा सा सोचने का, थोड़ा सा तुमको सोचने का, तुम बहुत सोचता ही। अभी तुम बोलोगे स्ट्रिक्टली वीकली, तो ये देखने से देखो ना, स्ट्रेटजी में देखो ना कौन ज्यादा नंबर है किसका कम नंबर है, इसी से वीक और स्ट्रिक्ट पता चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो क्यू फंक्शन दिया हुआ है क्या, Q इक्वल्स टू एफ के एल, है ना, इज ए होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ डिग्री 1, n इक्वल्स टू 1। द फॉलोइंग सेटिस्फाई द यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम क्या बोलता है, ठीक है। अब क्या है, तुमको क्वेश्चन कुछ भी दिया हुआ, होमोजेनस यूलर्स थ्योरम तुमको हम बताए हैं। अगर फंक्शन होगा तो इसको क्या करोगे, डेल क्यू बाई डेल के इंटू के प्लस डेल क्यू बाई डेल एल इंटू एल इक्वल्स टू एन क्यू, जहां एन जो है डिग्री ऑफ जो है होमोजेनिटी दिया हुआ है। अब यहाँ पर डिग्री ऑफ होमोजेनिटी क्या दिया हुआ है, 1, तो एन इज इक्वल टू 1, तो डेल क्यू बाई डेल के इंटू के प्लस डेल क्यू बाई डेल एल इंटू एल इज इक्वल टू क्यू। देखो कहीं पर है, दूसरा नंबर में देखो है, बाकी सब में ही बड़ा है छोटा क्या क्या दिया हुआ है, एकदम एक बार में तुम अगर यूलर्स थ्योरम हम तुमको पढ़ाएं, एकदम ऐसे ही पढ़ाएं, याद है, आंसर 2 करके आओगे, कोई तरह का प्रॉब्लम, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन, तुम जानते हो यूलर्स, अब तुम यूलर्स थ्योरम ही नहीं जानते हो तो उसका तो फिर कोई उपाय नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर एक इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम दिया, तो
जो जून में ना जो भी क्वेश्चन सेट था उसको इंटीग्रेशन पे उसका जो है ना पूरा ये था कि फोकस था कि तुमको खूब सारा इंटीग्रेशन कराया, और डिफरेंशियल इक्वेशन भी दिया उसमें भी इंटीग्रेट कराया। ठीक है, उसके बाद कंज्यूमर सरप्लस भी का क्वेश्चन भी आया है, उसमें भी इंटीग्रेट, तो पूरा इंटीग्रेट कराया है वो। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस टू डी। अब ई तुमको अगर ये पता है ई टू दी पावर ए एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है 1/a ई टू दी पावर ए एक्स प्लस सी, तो ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई, तुम कहा करें डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ई टू दी पावर माइनस 2x, है ना, और ये तुम्हारा जो है 1 बाई तुम्हारा जो है -2। ठीक है, ताकि एक -2 है, 1/-2, और इसके ऊपर में ये 1 से लेके 2 तक, और इसको करोगे तो 1/-2 को बाहर ले जाओ तो -1/2 बाहर हो गया, ई टू दी पावर -2x, और 2 और 1 हो जाएगा माइनस ई टू दी पावर -4 माइनस ई टू दी पावर -1, है ना, -2, सॉरी 2 आएगा यहाँ पर दिस। और इसमें क्या करना पड़ेगा इसको, क्योंकि यहाँ पर माइनस उनस नहीं दिया हुआ है, तुमको प्लस में इसको चेंज करना है तो इसको कर दो, क्योंकि ये वाला मैच नहीं कर रहा है तुमसे, तो ये तो हो नहीं रहा है तुम्हारा, ये तो ऐसे ही कर गया है, तो इसको माइनस करो, इधर बाहर निकाल के लाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 ई टू दी पावर -2 माइनस ई टू दी पावर -4, बात खत्म। तो देखो ये वाला मैच कर गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 3। तो ये भी इजी था इफ यू नो द फॉर्मूला। तो इसलिए बोला कि पहले सबसे पहले क्या देखना, फॉर्मूला, फॉर्मूला से सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो क्या उसको रैशनलाइज कर सकते हैं हम लोग, रूट उठ है तो करेंगे रैशनलाइज। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद तुमको आया क्या क्वेश्चन है, ये वाला। देखो इसमें भी लैग्रेंजियन लगाएंगे, कोई दूसरा चीज लगाएंगे। तुमको दिया हुआ है क्या, पी एक्स इजिकल टू 4 पी वाई इजिकल टू 6 बजट दिस। तो तुमको पहले बजट कंस्ट्रेंट बनाना होगा। तो बजट कंस्ट्रेंट क्या होता है, पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इज इक्वल टू आई। ठीक है ना, जो भी है दिया हुआ बजट। तो पी एक्स तुमको दिया हुआ है 4, तो 4 इंटू एक्स, पी वाई इज इक्वल टू 6, 6 इंटू वाई, और बजट तुमको दिया है 130। इससे बना है, और इससे बन जाएगा तो कैसा बनेगा, 130 माइनस 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब लैग्रेंजियन लगा दो, तो लैग्रेंजियन बनेगा तुम्हारा x प्लस 2 y प्लस 1 प्लस लैम्डा, है ना, 130 माइनस 4x माइनस 6y, है ना, ये बना है। अब फिर तुम बना सकते हो डेल एल बाई डेल एक्स। तो एक्स में क्या हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस 0 0 हो जाएगा, तो 1 इंटू वाई प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा y प्लस 1 खाली बचेगा, प्लस अब लैम्डा में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -4 लैम्डा इक्वल्स टू 0। इससे हो जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 लैम्डा। दिस इज योर 1। उसके बाद डेल एल बाई डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू, अब y का ये जो करोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा x प्लस 2 माइनस 6 lambda is equal to 0. That means x plus 2 is equal to 6 lambda, और ये हो गया तुम्हारा 2। और डेल एल बाई डेल लैम्डा इज इक्वल टू 130 माइनस 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा हो गया 3। तो तुम तीन तीन निकाल लिए। अब तुमको देखना है कि अपने सहूलियत हिसाब से ऐसा करना है, ऐसा बनाना है कि क्या करना है। तो फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 1/2 यहीं पर कर देते हैं हम, 1/2। तो ये क्या हो जाएगा y प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 4 लैम्डा बाई 6 लैम्डा। तो लैम्डा लैम्डा कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6y प्लस 6 इज इक्वल टू 4x प्लस 2, और 4x इज इक्वल टू
6y प्लस 4 ना होगा, 4 होगा, प्लस 8 क्या होगा, x प्लस 2 इंटू 4, 8, तो 4x प्लस 8 होगा ना। हाँ ठीक है, 4x प्लस 8, और यहाँ पर हो जाएगा 4x, इधर से उधर जाके तो वहां हो जाएगा तुम्हारा 6y माइनस, तुम 6 से y मानते हैं, माइनस होने के चक्कर में नहीं पड़ते। 6y इज इक्वल टू 4x प्लस 2। ओके, अब यहाँ से पुट द वैल्यू ऑफ 6y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 6y इन इक्वेशन 3, हम y हुई नहीं निकालेंगे, 6 से 6y की वैल्यू निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 130 माइनस 4x माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 130 माइनस 4x माइनस 4x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा 128 माइनस 8x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 128 डिवाइडेड बाई 8, ये हो जाएगा तुम्हारा 16, है ना। हाँ 16। अब ये 16 हो गया, अब यहाँ पर तुम पुट कर दो, y का वैल्यू निकाल लो। तो y का वैल्यू निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, तुम्हारा 6y इज इक्वल टू 4 इंटू 16 प्लस 2, तो 6y इज इक्वल टू 16 4 का कितना होता है, 64 प्लस 2 66, तो y इज इक्वल टू 11, तो x स्टार इज इक्वल टू 16, y स्टार इज इक्वल टू 11, ऐसा कोई आंसर है तो देख लो। एक्स स्क्वायर इसको 16, वाई स्क्वायर, तो लैंग्रेंज बनाना एकदम है, और लैंग्रेज का ये सब टेक्निक है, हम कभी भी अब इसमें जैसे रहता है तुरंत डिवाइड करते हैं, हम पहला काम करते हैं डिवाइड करते हैं, लैम्डा कट जाना पहला रहता है, और फिर देखते हैं इस इक्वेशन के हिसाब से हम देखते हैं, तो इस इक्वेशन में हमको 6y का हम करने जाएंगे, y का वैल्यू निकाल के फिर 6 से मल्टीप्लाई करें, फिर यहाँ 6 से डिवाइड करें, तो ये सब शॉर्टकट तुमको सोचना पड़ेगा कि हाउ कैन यू डू दैट। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कंपनी, है ना, अब यहाँ पर तुम देखो कि क्या बोल रहा है कि कंपनी हैज एग्जामिन्ड इट्स कॉस्ट एंड रेवेन्यू स्ट्रक्चर एंड हैज डिटरमाइंड द सी टोटल कॉस्ट एंड आर टोटल रेवेन्यू, फाइंड द प्रोडक्ट लेवल एक्स दैट विल मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, मैक्सिमाइज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। सी दिया हुआ है तुमको 100 प्लस 0.015 एक्स स्क्वायर, और आर दिया हुआ है तुमको 3x। ठीक है, अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए अब तुमको प्रॉफिट फंक्शन भी बनाना पड़ेगा, तो तुम चाहते हो तो ऐसा बना सकते थे, पाई इज इक्वल टू, है ना, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, उसके बाद फिर उसको डिफ्रेंशिएट करके। ठीक है, एक और है एम आर इज इक्वल टू एम सी, हमको लग रहा है वही वाला ज्यादा इसे, तो एम सी इज इक्वल टू 0.030 एक्स, और एम आर इज इक्वल टू 3, एम आर इज इक्वल टू एम सी, तो क्या हो जाएगा 0.03, तो ये तो हम लोग या फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एम सी इज इक्वल टू एम आर लिखो, एम आर इज इक्वल टू एम सी एक ही चीज है, तो 0.030 एक्स इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 0.030 इक्वल्स टू 3 बाई 30 इंटू 1000, ये 0 कट गया, ये कट गया, आंसर 100। तो कितना जल्दी बना, तो प्रॉफिट फंक्शन बनाने का तो मतलब नहीं था, तो सीधा 100 बना लेते। आई बात समझ में? यस सर। है ना, तो बहुत इजी था इसमें, तो क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि बहुत हार्ड पूछे, इस बार हम बोले कि मैथ्स का क्वेश्चन जो था इट वाज नॉट हार्ड। फिर देखो ये थोड़ा सा हार्ड था, अगर तुम है सो नहीं जानते हो ठीक से बना, इसको तो हम लोग क्लास में सॉल्व किए थे, लेकिन अगर तुम इंटीग्रेशन ठीक से नहीं जानते हो, है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन खास करके, और सब्स्टिट्यूशन वाला अगर अच्छा से नहीं जानते हो, डेफिनेट इंटीग्रल का सब्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये
तुम्हारे पास दिया हुआ है कि तुमको P इज इक्वल टू रूट 9 - x और x0 = 5 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो P0 निकालो, तो P0 इज इक्वल टू रूट अंडर 9 - x0 का जगह 5, तो ये हो जाएगा रूट 4 = 2। प्लस माइनस 2 आएगा, लेकिन -2 को हम लोग कंसिडर नहीं करते, तो 2 हो गया। तो P0 x0 मिल गया। कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, 0 to x, है ना। अब यहाँ पर जो भी है तुमको दिया दिया हुआ है, जो भी फंक्शन है, पी डी एक्स माइनस P0 x0, यही फॉर्मूला। तो हमारे इस फॉर्मूला में के हिसाब से क्या हो जाएगा, मेरा 0 to x = 5, है ना। और फॉर्मूला दिया हुआ रूट 9 - x dx, है ना, ये दिया हुआ है। माइनस तुम्हारा 5 × 10, 2 × 5, ठीक है। तो अब हम नया पेज में इसको लिखते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5, है ना, रूट अंडर 9 - x dx -10, ठीक है। अब ये रूट वाला जो प्रॉब्लम है, इसको रैशनलाइज करने से नहीं होगा, यहाँ पर हमको जो है सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि लेट, ठीक है, ये सी एस है मेरा, लेट, है ना, 9 - x = टी। तो इसको हम लोग टोटल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, -dx = dt, है ना, और dx = -t। तो हम तो इसके जगह पे टी पुट कर देंगे। लेकिन एक चीज और होगा कि यहाँ पर ये चीज को देखना पड़ेगा कि ये x0 से 5 दिया हुआ है, तो तुमको ये देखना पड़ेगा कि जब वेन x = 0, t का वैल्यू क्या होगा। तो t = क्या होगा, 0 पुट करोगे तो 9 होगा, ठीक है। और वेन x = 5 दिया हुआ है, तो t का वैल्यू क्या होगा, हम यहां लिखते हैं 9 - 0 = 9, और ये हो जाएगा तुम्हारा 9 - 5 = 4। तो ये t का वैल्यू आया जब तुम x0 और 5 था। तो अब जो तुम्हारा ये बनेगा, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये क्या होगा, 0, तो 0 के जगह पे 9 और इसके जगह पे 4। तो ये मत सोचना कि उल्टा, अरे नीचे ऊपर वाला बड़ा होता है, नहीं, तो यहाँ तो तुम x के जगह जो जो t के x की जगह t पुट किए हो, है ना। तो ये सब कंफ्यूजन नहीं है। और ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर t dt -10, ठीक है। अब t के टर्म में हो गया, अब तुम इसको कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 9 to 4 t⁻½ dt -10। अब इसको तुम करोगे तो ये हो जाएगा t⁻3/2 and this 9 4 -10, ठीक है ना जी। कोई गलती नहीं ना की है अभी तक, नो सर। लेकिन किए हैं। दिस इज माई डी टी इज dx के जगह पे -dt लिखना था, -dt, सॉरी। हमको लग रहा है गलती की है, तुम कैसे बोलते हो, नहीं ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो ये यहाँ रहेगा, यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस यहाँ रख, हमको लग रहा था कुछ गलती की है, तो माइनस हो गया। तो अब क्या होगा, ये माइनस जो है 2/3 बाहर निकाल लो, और इसको करो t⁻3/2 और 4 और 9 -10। अब ये हो जाएगा तुम्हारा -2/3। अब इसको लिखोगे तुम यहाँ पर 4⁻3/2 -9⁻3/2 -10, और ये हो जाएगा -2/3, 2⁻2 इंटू 3/2 -3⁻2 इंटू 3/2 -10, और ये हो जाएगा -2/3, और ये हो जाएगा 2 2 कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, 2⁻³ इज 8 -3⁻³ इज 17 -10,
और ये हो जाएगा -2/3 इंटू -19 -10, है ना। तो ये हो जाएगा -38/3 -10, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, अब ये माइनस माइनस तो यहाँ प्लस ना हो जाएगा, सॉरी, तो दिस इज प्लस, क्योंकि ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये -10, तो ये हो जाएगा 38 -30 ब्रैकेट में, तो 38 - 30/3 इज इक्वल टू 8/3। आंसर तुम्हारा होगा 8/3। अब देखो कि क्या मेरा कोई आंसर मैच कर रहा है। फर्स्ट ही वाला आंसर मैच कर, तो आंसर जो है वो 1। ठीक है, तो ये देखो, इट्स गुड। तो हम लोग कंज्यूमर सर्विस, लेकिन यहाँ मेन हमको जानना ये था, ये सब्स्टिट्यूशन, एंड दिस पार्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर तुमको नहीं समझ में आया तो कभी नहीं बने, समझ गए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इसको ध्यान में देना था। फिर उसके बाद कुछ जो था, एक गेम थ्योरी का ये जो है ना, क्वेश्चंस जो है हम लोगों को जो है पूछा था। ठीक है, तो गेम थ्योरी में जैसे जो है कि हम लोगों का कि ये कैसा कैसा गेम, किसमें नैश इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, अब तुमको इस सब गेम के बारे में जानकारी होती तो तुम जो है इस क्वेश्चन को आंसर करते, और अगर नहीं होती जानकारी तो तुम जो है इसका आंसर नहीं कर पाते। तो पहला चीज तुमको जो इसमें पूछा है उसका नाम है तुम्हारा जो है ये BOS गेम। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बैटल ऑफ सेक्सेस। तो BOS गेम का मतलब क्या है कि बैटल ऑफ सेक्सेस गेम। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें होता क्या है कि BOS गेम में तुम्हारा होता क्या है। तो BOS गेम में तुम्हारा जो होता क्या है कि जो गेम थ्योरी में जो बैटल ऑफ सेक्सेस गेम है वो 2 प्लेयर का गेम है। ठीक है ना, जिसमें जो है उसमें क्या है कि एक तरह से तुम लोग को कोऑर्डिनेटेड गेम है और उसमें कॉन्फ्लिक्ट भी। तो इसको सबसे पहले जो है तुमको जो है ये जो BOS गेम जो है ये डंकन, है ना, डंकन और तुम्हारा क्या नाम था इसका, डंकन लेस, डंकन ल्यूस, और इसका दूसरा का नाम था हार्वर्ड रेथ। ये जो अपना बुक जो था गेम्स एंड डिसीजंस, एक तो बुक लिखा है, समझे, गेम्स एंड डिसीजन, 1957 में बुक आया था, उस पे लिया। तो इसमें जो ना, इस गेम में क्या होता है कि इसमें प्योर स्ट्रेटजी तुमको नैश इक्विलिब्रियम मिलता है। मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि एक मान लो जैसे कि एक मेल है और एक फीमेल। ठीक है, अब एक मेल और फीमेल है, उन लोगों को जाना है बाहर, शाम को इवनिंग में कहीं पे जाना है। ठीक है, तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोल सकते हो उस टाइप। तो अब मान लो एक बॉक्सिंग मैच है ना, प्राइज गेम, है ना, वो है, और एक तो बैलेट, है ना, मतलब नृत्य संगीत वाला कार्यक्रम जो है। तो लड़की चाहेगी कि वो बैलेट में जाए, और लड़का चाहेगा कि वो जो है ना बॉक्सिंग वाला फाइट में जहां पर ये वो जाए। और दोनों को अकेले भी नहीं जाना है कि तुम वहां चल जाओ और तुम वहां चल जाओ, ऐसा भी नहीं है, दोनों को साथ में लेके जाना है। ठीक है, अब कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है, एक तो दूसरा इंटरेस्ट है, एक को दूसरा इंटरेस्ट है, लेकिन अब उन लोगों को जाना साथ में ही है। तो अब किसका वाला बात मनाएगा, कौन ये होगा, तो ये बैटल ऑफ सेक्सेस है। और इसमें जो है लेकिन नैश इक्विलिब्रियम आ जाता है। ठीक है, तो बैटल ऑफ सेक्सेस में नैश इक्विलिब्रियम है, प्योर स्ट्रेटजी नैश इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। स्ट्रेटेजिकली उन लोग है सो अपना बातचीत करेगा तो नैश इक्विलिब्रियम मिल जाएगा कि दोनों को साथ में जाना। ठीक है, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट है लेकिन कोऑर्डिनेशन भी है। ठीक है ना, तो वो नैश। दूसरा है
स्टैग हंट गेम, ठीक है। तो स्टैग हंट गेम में क्या है, इसमें नैश इक्विलिब्रियम है। तो स्टैग हंट गेम में क्या है, उसमें क्या है कि दो इंडिविजुअल में तुम्हारा जो है बेनिफिट और रिस्क का कॉपरेशन है, फिर ये कॉपरेटिव है। जहां कॉपरेट कर रहे हैं वहां नैश इक्विलिब्रियम मिलेगा। जहां हमको मिल बात कॉपरेट करने का है, मतलब नैश इक्विलिब्रियम जो हम तुमको पढ़ाए तो उसमें क्या है, एक ऐसा जगह पे पहुंच जाने पे, जहां से पर पहुंच जाने के बाद अगर इंडिविजुअली कोई उस जगह को छोड़ के जाना चाहे, है ना, इंडिविजुअली कुछ जगह को छोड़ के जाना, तो उसको कोई फायदा नहीं होगा, वो वर्स ऑफ होगा, वो बेटर ऑफ नहीं होगा। अगर वो इंडिविजुअली छोड़ के गया उस इक्विलिब्रियम को और बेटर ऑफ हो गया, तब वो नैश इक्विलिब्रियम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टैग हंट में क्या है कि दो जैसे हंटर गया हुआ है स्टैग जंगल में हंटिंग करने के लिए। तो स्टैग मतलब होता है बड़ा, मतलब हिरन बड़ा वाला, तो उसको हंट करेगा तो दोनों को प्राइज मनी ज्यादा मिलेगा। तो स्टैग को अकेले मारना, जो स्टैग बहुत फुर्तीला और बहुत तेजी से भागता है, तो अकेले मारना उसको मुश्किल है, ठीक है। तो अगर दो मिल जाए आपस में कोऑर्डिनेट करे, तो स्टैग को दोनों मारेगा, एक तरफ इधर से एक उधर से, मतलब कुछ ऐसा स्ट्रेटेजिक पोजीशन बनाएगा कि मारेगा, तो फिर वो दोनों उसको मार देगा। लेकिन अगर वो अकेला अकेला मारेगा तो फिर स्टैग नहीं, उसको नहीं ले पाएगा। तब वो क्या करेगा कि कम बेनिफिट वाला जाएगा और वो हेयर मतलब खरगोश मार के एक एक ठो लेके आ जाएगा। तो कहाँ छोटा छोटा खरगोश और कहाँ बड़ा वाला स्टैग, तो अंतर है। तो इसमें कोऑर्डिनेट अगर वो करेगा तो वो स्टैग का हंटिंग करेगा। फिर जब कोऑर्डिनेशन का जहां बात हो गया, मतलब नैश इक्विलिब्रियम, तो स्टैग हंट गेम में जो है नैश इक्विलिब्रियम। प्रिजनर्स डिलेमा में हम तुमको बताए कैसे जो था रंगा बिल्ला वाला जो हम लोग एग्जाम्पल था उसको हम लोग देखे, प्रिजनर डिलेमा में आ गए थे, नैश इक्विलिब्रियम मिला था हम लोग। तो प्रिजनर्स डिलेमा में तो तुम जानते हो कि नैश इक्विलिब्रियम मिलता है। ये जो है मैचिंग पेनीज है गेम है, इसमें जो है तुम्हारा नैश इक्विलिब्रियम नहीं मिलता। अभी मैचिंग पेनी गेम क्या है, इसमें ना प्योर नहीं है, इसमें मिक्स्ड स्ट्रेटजी से आ सकते हैं तुमको नैश इक्विलिब्रियम में। लेकिन याद करो कि तुम लोगों को क्लास में पढ़ाते समय हम जो पे ऑफ मैट्रिक्स लिखने बता रहे थे, ये ए का पे ऑफ मैट्रिक्स है, ये बी का पे ऑफ मैट्रिक्स है, तो तुमको एगो बताए थे कि दोनों सिक्का को टॉस करेंगे, तो अगर हेड हेड आएगा या टेल टेल आएगा तो ए जीतेगा, और तुम्हारा हेड टेल या टेल हेड आएगा तो बी जीतेगा। तो मतलब जो पेनी मैच करेगा तो ए जीतेगा, पेनी नहीं मैच करेगा तो बी जीतेगा, ऐसा वाला बताया था तुमको। वही मैचिंग पेनी गेम है। तो अब एक चाह रहा है इसमें क्या कि पेनी मैच हो, और दूसरा चाह रहा है कि पेनी मिसमैच हो। तो अगर मान लो आया है कि पेनी मैच वाला आया है ना, तो बी को पास पूरा रहेगा कि अगर दूसरा स्ट्रेटजी वो खेलेगा तो पेनी मिसमैच हो जाएगा, समझ गए। तो जो इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं, वो बेटर ऑफ हो जाएगा। वो बी जो है इक्विलिब्रियम से हटेगा तो वो बेटर, तो कभी एग्री ही नहीं होगा दोनों। अब बी जो है अनमैच वाला में आया हुआ है, तो ए चाहेगा कि मैच वाला हो जाए, तो वो स्ट्रेटजी बदलेगा, तो हो सकता है मैच हो तो बेटर ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मैचिंग पेनी में ना, वो जो इक्विलिब्रियम छोड़ के जाने पे दोनों में से कोई भी जो भी छोड़ के जा रहा है, जो दूसरा वाला, वो बेटर ऑफ हो जा रहा है। तो जहां बेटर ऑफ हो जाएगा इसका मतलब है कि तुम्हारा जो है वो पे नैश इक्विलिब्रियम, यहाँ पे नैश इक्विलिब्रियम तुमको नहीं मिलेगा मैचिंग पेनी में। तो दिस इज योर आंसर। तो तुम्हारा आंसर जो है वो 3 होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा इसका है। उसके बाद एक क्वेश्चन था, इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द बी इज ए कैपिटल अबंडेंट कंट्री, ठीक है। तो कैपिटल अबंडेंट कंट्री कैसे पहचानेंगे कि कैपिटल अबंडेंट कंट्री है, तुलना करके। तो अगर मान लो टोटल कैपिटल जो है, टोटल के हम बोल रहे हैं, है ना, और टोटल लेबर, और दूसरा कंट्री है जिसका टोटल के और टोटल लेबर, ठीक है। तो जो कैपिटल अबंडेंट होगा, अगर हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो उसके पास कैपिटल ज्यादा होगा। अगर तो अगर हम कैपिटल लेबर में कैपिटल ज्यादा, मतलब न्यूमरेटर बड़ा, न्यूमरेटर बिग होगा और डिनोमिनेटर स्मॉल होगा। आया बात समझ में, कि अगर के बाई जी सर। एल को तुमको बड़ा करना है, कैपिटल को बड़ा करना है, तो ऊपर में 4 नीचे में 3, तभी ना कैपिटल बड़ा है। और अगर के एल बाई एल को छोटा लिखना है तो ये क्या होगा 3/4। इसके पास कम, इसके पास लेबर ज्यादा है, कैपिटल कम है, इसके पास कैपिटल ज्यादा है, कैपिटल है। तो ये अगर बी का है
तो बी को दिखना चाहिए तो बी ऐसे दिखेगा और ए ऐसा दिखेगा, मतलब दिस शुड बी बड़ा। ठीक है, क्वांटिटी के कर। तो क्वांटिटी में देखो कि कहां पर दिया हुआ है के बाई एल में तुम्हारा जो है बड़ा, तो देखो बी का बड़ा ए का छोटा, तो ए इज राइट ऑप्शन। आई बात समझ में कि नहीं आई तुम? जी सर। है ना। अब प्राइस के तुलना में बोला जाए तो कैपिटल प्राइस, प्राइस ऑफ के डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एल, है ना, प्राइस ऑफ के डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एल। तो जहां पे कैपिटल ज्यादा है वहां पर प्राइस उसका कम होगा, जहां पे कैपिटल ज्यादा है वहां प्राइस कम होगा, और जहां लेबर ज्यादा है जी वहां सर। पर लेबर का प्राइस कम होगा। ठीक है ना। तो दिस शुड बी स्मॉलर, है ना। तो ये 3/4 हो रहा है, ये बी, और ये तुम्हारा जो है 4/3 है, ये ए, एंड तुम्हारा जो है इसको जो है तुमको इससे स्मॉल होना पड़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? जी सर तो आ गया। इसको एक बार फिर से समझाइए। प्राइस के जहां पर जो चीज ज्यादा होता है उसका प्राइस कम होता है। आज के डेट में अगर अभी जब तुम्हारा जो क्या कहते हैं विंटर सीजन चल रहा है, तो जो चीज विंटर में ज्यादा मिलता है, जैसे कि मालूम मटर, हर जो फली वाला मटर जिसको बोलते हैं, तो वो मिलता है अभी, तो उसका प्राइस कम होगा अभी। लेकिन समर में अगर कोई फली वाला मटर लेके आ जाएगा तो उसका प्राइस ज्यादा होगा। तो जब जहां जिस समय ज्यादा जो चीज है वो उसका दाम कम होगा, तो प्राइस ऑफ कैपिटल शुड बी लोअर इन द कैपिटल अबंडेंट कंट्री, एंड प्राइस ऑफ कैपिटल शुड बी हायर इन द लेबर अबंडेंट कंट्री। तो इसीलिए दिस शुड बी, इसका अपर वाला जो है ये बड़ा होना चाहिए और इसका अपर वाला छोटा होना चाहिए। तो ये जब होगा तो इसका मतलब ये छोटा हो जाएगा। तो 3/4 से 4/3 से छोटा है, तो इसके क्या होगा, बी को जो अगर तुम्हारा कैपिटल अबंडेंट है तो इसका जो है प्राइसेस कम होना चाहिए, तो दिस सी विल बी द ऑप्शन। प्राइस ऑफ कैपिटल बी का छोटा होना चाहिए ए से। आई बात समझ में? ठीक है, यस सर। तो ए और सी जो है इसका आंसर। ठीक है। एक ये भी था कैल्डोर का जो है, पूछा था कैल्डोर का तुम्हारा फर्स्ट लॉ ऑफ ग्रोथ, कैल्डोर का सेकेंड लॉ ऑफ ग्रोथ, है ना, इस टाइप का जो है क्वेश्चन पूछा था, है ना। अब हम लोग तो इस टाइप का तुम्हारा जो है उतना इक्वेशंस वाला नहीं पढ़ते, लेकिन आजकल तो कुछ भी पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है। तो कैल्डोर का जो फर्स्ट लॉ ऑफ ग्रोथ है ना, वो बताता है कि द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी जो होता है वो फंक्शन होता है ग्रोथ रेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट का। ठीक है। तो फर्स्ट लॉ में बोलेगा कि ग्रोथ ऑफ जीडीपी इज ए फंक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। तो यहां पर दिख रहा हुआ है जीडीपी दिया हुआ है, ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, और ग्रोथ रेट ऑफ तुम्हारा जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट। तो जीडीपी का तुम्हारा जो है यहाँ पर फंक्शन है तुम्हारा ये से, और पॉजिटिव होता है कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा, है ना, ये चीज। तो 1 का 3 हो गया। ठीक है। अब सेकेंड लॉ बोलता क्या है, जिसको हम लोग जो वेर्डून्स लॉ भी बोलते हैं, वेर्डून्स लॉ, जो कैल्डोर का सेकेंड जो है उसको हम वेर्डून्स लॉ भी बोलता है। वो बोलता है कि जो प्रोडक्टिविटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, वो फंक्शन होता है तुम्हारा आउटपुट ग्रोथ का। मतलब तुम्हारा जो है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग का जो है, तो मैन्युफैक्चरिंग का जो आउटपुट ग्रोथ का फंक्शन होता है ना। तो जो प्रोडक्टिविटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होता है वो उसके आउटपुट ग्रोथ का फंक्शन होता है, और ये पॉजिटिव होता है। तो ये वर्डून्स लॉ जो है ये 1। ठीक है। तो ये होगा। कैल्डोर्स का थर्ड लॉ बोलता है कि तुम्हारा जो स्टेट का जो प्रोडक्टिविटी ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग जो होता है सेक्टर इज ए फंक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटग्रोथ, और पॉजिटिव। तो जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग है, तो अगर मैन्युफैक्चरिंग खूब बढ़ेगा, समझ ना, तो उससे क्या होगा कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग में भी इंक्रीज होगा। तो ये जो है तुम्हारा नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाला जो है फोर्थ नंबर इसका मैच कर जाएगा। और लास्ट में तुम्हारा ऑकुन्स लॉ है। ऑकुन्स लॉ क्या बताता है? ऑकुन्स लॉ तो रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
तो तुम्हारा जो है ये इसका ये हो जाएगा। ये क्या है, इसमें वाई स्टार तुम्हारा क्या है, तो वाई स्टार जो है आउटपुट का गैप को बताता है ना, दिस इज आउटपुट गैप, वाई स्टार इज ए आउटपुट गैप। और तुम्हारा एक यू जो है ना, ये अनएम्प्लॉयमेंट है उस समय का, और तुम्हारा यू स्टार जो है वो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नेचुरल, ठीक है, नेचुरल रेट। और ये जो ई दिया हुआ है, इसी को हम लोग जो है तुम्हारा जो बोलते हैं, तुम्हारा ऑकुंस का जो तुम्हारा जो है ये क्या कहते हैं, ऑकुंस कोफिशिएंट, ई इज ऑकुंस कोफिशिएंट, यही ऑकुंस, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो है इसके रिलेशनशिप को बताता है। तो दिस इज द मैचिंग। तो थोड़ा सा पढ़े तो ध्यान लगा के पढ़े। तो इसमें हम लोग तो एक एक को तो जान ही रहे थे कि तुम्हारा सी का जो तुम्हारा जो डी का जो है वो 2 होगा, तो ऐसे भी पता चलता, डी का 2 तो पता ही चल रहा था। लेकिन अब क्या है कि ए का जो है हमारा 3 होगा, तो ए का 3, डी का 2, ठीक है। उसके बाद जो है तुम्हारा बी का 1 और सी का 4, और सी का 4, हाँ ठीक। तो दिस इज थर्ड जो है इसका आंसर, ठीक है। तो यही मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का ही पार्ट इसको हम लोग बोला जाए, लेकिन मैथमेट इकोनॉमिक्स ही मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है, मतलब अगर सही से पढ़ा जाए तो ये था, होपफुली जो है समझ में आया होगा। तो बाकी अगर नहीं समझ में आएगा तो मैसेज करके जो है उसको और एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू। अब कल हम लोग जो है थैंक यू सर। इकोनोमेट्रिक्स और थैंक हमारा जो स्टैटिस्टिक्स का करेंगे हम लोग ऐसा सॉल्व, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। सर कल टाइमिंग यही रहेगा। थैंक यू सर। टाइमिंग हम बताएंगे।